हम लोग बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। पहले जो पढ़ा उसको रिकॉल करते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ना शुरू करें। तो सबसे पहले आपको एक बहुत छोटी सी डिफिनेशन बताई थी बायो मॉलिक्यूल की, है ना? तो बताइए जरा, क्या होता है बायो मॉलिक्यूल? क्या बता रहे? लिविंग टिश्यू में वो सभी कंपाउंड जो क्या रखते हैं, कार्बन रखते हैं, है ना? तो लिविंग टिश्यू में प्राप्त होने वाले कार्बन रखने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं सब कहलाते हैं, सबको क्या बोला जाता है? बायो मॉलिक्यूल बोला जाता है। ठीक। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको ये याद कराया था, चाहे लिविंग कंपोनेंट हो और चाहे नॉन लिविंग, जिसको हम बोल रहे थे कि चाहे बायोटिक कंपोनेंट हो और चाहे ए बायोटिक कंपोनेंट हो। बायोटिक में क्या क्या आपको बताया? प्लांट, एनिमल और माइक्रो। अगर इनमें पाए जाने वाले कंपाउंड्स की अगर आप एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो और चाहे माइक्रोब हो, सब सिमिलर प्रकार के एलिमेंट्स के बने हुए हैं, है ना? सब एक ही जैसे तत्वों से मिलके बने हुए हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और दूसरे। आपको याद कराया था। फिर क्या हुआ? ये तो लिविंग की बात हो गई, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे माइक्रोब हो। फिर हमने क्या किया? नॉन लिविंग मैटर लिया। जैसे मान लो हम कोई चट्टान ले लें, कोई रॉकी मटेरियल ले लें, है ना, या हम सॉयल की एनालिसिस करें, ठीक है, अर्थ क्रस्ट हम ले लें, तो तब भी हमें क्या होगा? तब भी हमें वो तत्व सिमिलर ही मिलेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे नॉन लिविंग मैटर हो या चाहे लिविंग मैटर हो, उनमें जो तत्व मिलते हैं वो क्या हैं? वो एक समान। यही बात तो की थी। तो इंट्रोडक्शन में यही एक बात आपको याद कराई थी, चाहे लिविंग हो और चाहे नॉन लिविंग हो, उनमें मिलने वाले जो तत्व हैं क्या हैं? वो एक समान। दूसरी बात हमने ये कही थी, अच्छा ठीक है, अगर एक समान है तो थोड़ा और हम बारीकी से देखें, तो अगर हम क्लोजली एग्जामिन करें तो हमें यह प्राप्त होगा कि ये एलिमेंट जो हैं इनकी अधिकता है लिविंग टिश्यू में। यही आपको याद कराया था अगला सवाल, कि वो कौन से एलिमेंट हैं जिनकी अधिकता है लिविंग टिश्यू में। आपको याद कराया था। हाँ, कौन? सल्फर आपको याद कराया था, ठीक है। चलिए अब इसके बाद से हम इस पार्ट पे आए हैं, और कहा था बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से सवाल अक्सर पूछा जाता रहता है। जल्दी से हम इसको रिकॉल करते हैं। यहाँ देखिए हमने एक लिविंग टिश्यू लिया है। अब दो तरीके से इसको एनालाइज कर रहे हैं। एक वो तरीका है जिससे हम क्या जान पाएंगे कि लिविंग टिश्यू में इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कौन से हैं। वही एक दूसरा तरीका है जिससे हम जानेंगे कि उसमें ऑर्गेनिक पार्ट क्या है। आप जानते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहा जाता है? कार्बन रखने वाले जो कंपाउंड्स हैं। तो कहने का मतलब बायोमॉलिक्यूल क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो पहले हमने क्या किया था? इन ऑर्गेनिक पार्ट को जाना था। उसके लिए बहुत आसान है, हमने जो लिविंग टिश्यू लिया था उसको पहले सुखाया था, उसको ड्राई किया था, और ड्राई करने के बाद उसको क्या कर दिया था? बर्न कर दिया था, है ना, उसको जला के खाक कर दिया था। अब उस खाक का, उस राख की जब एनालिसिस की तो ये एलिमेंट हमें प्राप्त हुए, है ना। एकदम आसानी से आपको याद कराया था। कौन सल्फर की अधिकता है कहां? मतलब लिविंग में। और वहीं कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन जैसे एलिमेंट की अधिकता कहां है? अर्थ क्रस्ट में। डेट मींस की नॉन लिविंग। तो ये पार्ट हमारा फिनिश हो गया था। इसके बाद से हम इस पार्ट पे आए थे, है ना। तो हमने कहा था कि अब हम ऑर्गेनिक पार्ट की एनालिसिस करते हैं, है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक पार्ट की एनालिसिस करेंगे तभी हमें क्या प्राप्त होगा? बायोमॉलिक्यूल। इसके लिए हमने क्या किया था? लिविंग टिश्यू को ग्राइंड कर दिया था। किसमें? एक केमिकल था, प्यारा सा नाम है, क्या नाम है? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। इसके बाद क्या हो गया था? एक पेस्ट या स्लरी बन गया था। उसको हमने क्या किया था? जो पनीर छानने वाला कपड़ा है, जो कॉटन क्लॉथ है, उससे निचोड़ लिया था। हमने कहा था भाई जो छन गया है उसको बोला जाएगा छना हुआ, दैट मीन फिल्ट्रेट, है ना। और छना वही होगा जो इस एसिड में क्या रहा होगा? सॉल्युबल। तो इसी वजह से फिल्ट्रेट को क्या बोला जाता है? एसिड सॉल्युबल पूल। वहीं दूसरी ओर
जो कॉटन के कपड़े में बचा रह गया, तो बचा रह गया तो क्या बोला जाएगा, रिटेंट है ना। बचा वही रहा होगा जो इस एसिड में क्या नाम है इसका, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में क्या रहा हो। ठीक, ये सब के सब सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उम्मीद है आपको याद हुआ होगा। ठीक, तो यहाँ पे हजारों के संख्या में कंपाउंड है, जहां पे यहाँ पे लेसर नंबर ऑफ कंपाउंड है ना। यहाँ पे फिल्ट्रेट में पाए जाने वाले जो भी कंपाउंड्स हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 1000 डाल्टन से क्या है, कम है। यहाँ पे क्या है, कम कंपाउंड होते हैं और उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है जो भी पाया जाता है उसमें 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है। हमने कहा था कि 1000 डाल्टन का मानक लेते हैं, अगर उससे कम होगा तो बोला जाएगा माइक्रोमॉलिक्यूल और उससे ज्यादा होगा तो क्या बोला जाएगा, मैक्रोमॉलिक्यूल। अगली बात बताए थे कि ये मोनोमेरिक होता है और ये पॉलीमेरिक होता है। जैसे ये देखो, ये अमीनो एसिड है, जब पॉलीमराइज होगा तो क्या बनेगा, प्रोटीन। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं इसी चैप्टर में प्रोटीन के बारे में। तो अमीनो एसिड क्या हो गया, माइक्रोमॉलिक्यूल, बायो माइक्रोमॉलिक्यूल, जबकि प्रोटीन क्या होगा, बायो मैक्रोमॉलिक्यूल। वही देखो, ये मोनोसैकेराइड है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये क्या है, माइक्रोमॉलिक्यूल। वहीं दूसरी ओर इनके पॉलीमराइजेशन से बनने वाला स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये क्या हो गए, ये सब हो गए मैक्रोमॉलिक्यूल। ये देखो, यह न्यूक्लियोटाइड है ना, न्यूक्लियोटाइड माइक्रोमॉलिक्यूल, जबकि उनके पॉलीमराइजेशन से बनने वाला जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या है, मैक्रोमॉलिक्यूल। इसके बाद अगर आपको याद हो तो एक नोट डाला था हम लोगों ने और कुछ बातें करी थी, तो उसमें क्या हमने नोट किया था, लिखा था लिपिड के बारे में। किसके बारे में, लिपिड के बारे में। तो बताइए, लिपिड माइक्रो कि मैक्रो, हाँ, माइक्रो। लिपिड जो है वो माइक्रो मॉलिक्यूल है, लेकिन कहां पाया जाता है, एसिड सॉल्युबल में कि एसिड इनसॉल्युबल में, एसिड इनसॉल्युबल में। हम कहें फिल्ट्रेट में कि रिटेंटेट में, हाँ, रिटेंटेट में। कारण क्या बताया था, क्या बताया था, क्या कहा था, हमने कहा था कि सेल का मेम्ब्रेन जो है या जो ऑर्गेनेल का मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है। क्यों ब्रेक हो जाता है, क्योंकि हमने ग्राइंड की है, टिश्यू को हमने क्या किया है, ग्राइंड किया है। इस वजह से सेल का मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल का मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने की वजह से क्या हो जाता है, वे साइकिल्स बन जाते हैं, और ये वे साइकिल्स क्या हैं, वाटर इनसॉल्युबल, तो घुला ही नहीं होगा। अब घुला नहीं होगा तो कहां रह गया, एसिड इनसॉल्युबल पूल में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये, आप याद रखिएगा, है ना। तो लिपिड जो है वो पॉलीमेरिक है कि मोनोमेरिक है, पॉलीमेरिक है, नोट करा। देखिए देखिए क्या लिखा था आपने, लिपिड्स आर नॉट ए पॉलीमेरिक, तो फिर ब्रैकेट में क्या लिखा था कि मोनोमेरिक है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल कि इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। ठीक है, तभी तो कहां पाया जा रहा है, कहां पाया जा रहा है, एसिड इनसॉल्युबल पूल में। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, उम्मीद है यहां तक एक सवाल आएगा इसमें, यहां तक से एक सवाल तो आएगा यहां से। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले हमने इसका जो इंट्रो वाला पार्ट था ये हमने पढ़ा था। इसमें ये लाइन आपको याद कराई थी, इसको हाईलाइट कराया था कि अगर हम क्लोजर एग्जामिनेशन करते हैं तो ये प्रकट होगा कि लिविंग टिश्यू में रिलेटिव अबंडेंस है किनका, कार्बन हाइड्रोजन। और इसी सेंटेंस को हमने कहा था कि सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ही नहीं, के साथ साथ और क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी है। हमने जो आगे जो एक कॉलम दिया है उससे हमने इसको देख करके, परसेंटेज देख करके ये बात हमने कंफर्म करी थी। इसके बाद यहां से नेक्स्ट पैरा पे, है ना, ये वाला पार्ट हमने पढ़ा है, अभी इसको नहीं पढ़ा ना, तो यहीं शुरू करते हैं। ये देखिए कैसे केमिकल एनालिसिस परफॉर्म की जाएगी, यहां से शुरू करते हैं। देखिए क्या करा, बी कैन टेक, हम ले सकते हैं कोई लिविंग टिश्यू, तो हम लिविंग टिश्यू लेंगे, है ना, तभी तो एनालिसिस परफॉर्म कर पाएंगे। और वो लिविंग टिश्यू क्या हो सकता है, वेजिटेबल, है ना, ये प्लांट टिश्यू का एग्जांपल हो गया। इसी के साथ देखिए क्या लिया है, पीस ऑफ लिवर, ठीक बात है, ये एनिमल टिश्यू का एग्जांपल हो गया। और भी ले सकते हैं कोई टिश्यू, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि लिवर ही है और कोई वेजिटेबल भी है ना। हम
प्लांट का हम लीफ ले लें तब भी क्या होगा, तभी हमें टिश्यू मिल जाए। आगे आइए, और हमने क्या किया, उस लिविंग टिश्यू को ग्राइंड कर दिया किसमें, ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड में, Cl3। ठीक बात है ना। चलिए, और यूजिंग ए मोल्टार एंड ए पेस्टल, आपको ग्राइंड करना किसी भी तरीके से करना है ना। जैसे आप, अगर आप चाय बना रहे हो, जैसे आप जैसे अदरक को कूटते हैं ना मोर्टार और पेस्टल से, ऐसे ही ग्राइंड कर सकते हैं। भी आप टेंड ए थिक स्लरी, अब क्या होगा, हमें पेस्ट मिल जाएगा। यही बातें तो हमने पढ़ी है। अब उसको क्या किया है, हमने उसको छान लिया है, स्ट्रेन कर लिया है, किससे, शीट ग्लास से या किसी कॉटन के कपड़े से। अब दो फ्रैक्शन मिलेंगे, उनमें से एक को क्या बोला जाएगा, फिल्ट्रेट। वन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट, ठीक है। या इसको टेक्निकली क्या बोला जाएगा, जो छना हुआ, छना वही है जो एसिड में क्या था, घुलनशील था, तो फिल्ट्रेट को और क्या बोला जाएगा, एसिड सॉल्युबल पुल, पुल का मतलब फ्रैक्शन, हिस्सा, है ना। और वहीं दूसरा जो है वो क्या कहलाएगा, रिटेंटेट। और रिटेंटेट वो है, बचा हुआ वो है जो एसिड में घुलनशील न रहा हो, तो क्या कहा जाएगा, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, ठीक है ना। साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दी, यही सारी लाइनें जो है कॉलम में हमने नोट कराई हैं। तो सवाल सीधे आपके सामने हमने सबके सब नोट करा दिए हैं, बस आपको याद करना है ना। क्वेश्चन फ्रेम होना होगा तो यही से आएगा। चलिए, ये तो आपको दिखाई दिया था, यही तो हमने प्लस बनाया था यहाँ पे, है ना। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कहां ज्यादा होगा, ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना। जबकि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन कहां ज्यादा होगा, अर्थ क्रस्ट में। ये बातें हमने कर रखी है यहाँ। चले, इसके बाद से यहां से जो पार्ट है ये वाला, इसमें जो भी बातें हमें पढ़नी नहीं है वो सब आपको बता दिया है। बाकी अमीनो एसिड हम बाद में पढ़ना शुरू करेंगे जब हम प्रोटीन पढ़ेंगे तब। अब इस वाले पार्ट में जो अभी हमने पढ़ लिया है, अब इसमें हमें प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट पढ़ना है। उससे पहले ये पार्ट आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में। इसको जरा रीड करना है ना, जो कि वो वाला पॉइंट आपको मिल जाए कि वो बेसाइकिल बना लेता है, इनसॉल्युबल हो जाता है, ये लाइनें आपको दिखा रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे हम इसमें। चलिए, ये देखिए जरा, कह रहा है देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पुल, दैट मींस फिल्ट्रेट। कह रहा कि फिल्ट्रेट में जो भी कंपाउंड पाए जा रहे हैं उनमें एक बात जो है वो एक समान है, और वो कौन सी बात है, उनका मॉलिक्यूलर वेट किस रेंज में है। देखो यार, पढ़ो, 18 से लेके 800 डाल्टन अप्रॉक्सीमेटली, लगभग, है ना। हमने कितने का मानक लिया था, रफली याद करने के लिए 1000 डाल्टन का मानक लिया। हमने ये कहा था अगर 1000 डाल्टन से कम है तो क्या बोलेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल। अगर 1000 डाल्टन से ज्यादा है तो क्या बोला जाएगा, मैक्रो मॉलिक्यूल, है ना। यहाँ पे इसको एकदम हाईलाइट करो और भूलना नहीं। देखो क्या रेंज दिया है एनसीईआरटी में, हमने रफली एक मानक बनाया है याद करने के लिए कि 1000 से कम तो माइक्रो, 1000 डाल्टन से ज्यादा तो मैक्रो। लेकिन ये लाइन पढ़िए और इसको हाईलाइट करिए, ध्यान से देखिए क्या रेंज बता रहा है, क्या रेंज बता रहा है, एसिड सॉल्युबल पुल में पाए जाने वाले, फिल्ट्रेट में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्या रेंज बता रहा है, 18 से लेके, इतनी बात हाईलाइट करो, 18 से लेके 800 डाल्टन। ठीक बात है। या तो जहां पे तुमने दोनों कॉलम बना रखे हैं अगर वहां आसपास में जगह जरूर लिखो, क्या रेंज बता रहा है, 18 से लेके 800 डाल्टन का रेंज बता रहा है। ये 1000 डाल्टन से कम है कि ज्यादा है, कम है, जाहिर सी बात है, यही तो मानक है हमारा। अगर 1000 डाल्टन से कम है तो क्या बोला जाएगा, माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहा जाएगा। आगे
acid insoluble fraction has only 4 types of organic compound, है ना, इसको हाईलाइट करो, है ना, ओनली 4 टाइप्स बोल रहा है, मतलब उसमें जो भी कंपाउंड होगा वो इससे बिलोंग करेगा, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड एंड लिपिड। तो ट्रू एंड फॉल्स में आपको ये नंबर कम नहीं लगना चाहिए, नहीं तो आपको लगे हमने कहा था लेसर नंबर ऑफ कंपाउंड, क्या है, लेसर नंबर ऑफ कंपाउंड। यहां देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन क्या होता है, एसिड इनसॉल्युबल फिल्ट्रेट की रिटेंटेड, रिटेंटेड, तो उसमें सिर्फ कितने प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, हाईलाइट करो ट्रू एंड फॉल्स के लिए। जब कहेगा 4 प्रकार के कंपाउंड है, हम कहेंगे हाँ, तो वो कौन से 4 प्रकार है, देखो इधर क्या क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा और न्यूक्लिक एसिड होगा। दोबारा देख लो, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। दोबारा देखो, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है ना, लिपिड फैट हो गया, प्रोटीन है ही, और क्या है, न्यूक्लिक एसिड। तो कौन से 4 मेजर कंपाउंड हो गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या लिपिड बोलो, और चौथा कौन सा है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो बताओ 4 प्रकार के कंपाउंड कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है और न्यूक्लिक एसिड। ऐसे टेक्निकली याद करो, देखो क्या है, पॉलीसैकेराइड है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन है। तो बताओ बायो मैक्रो मॉलिक्यूल जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जा रहे हैं, है ना, उनमें 4 कंपोनेंट कौन से हैं, कौन से हैं, ठीक। ये अलग बात है कि जो लिपिड का मॉलिक्यूल है वो मैक्रो मॉलिक्यूल तो नहीं है, लेकिन पाया कहां जा रहा है, पाया जा रहा है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में ही। क्यों पाया जाता है ये तो बता रखा है। तो 4 मेजर कंपाउंड के बारे में बात कर रहा है, 4 में से जो 3 हैं वो तो मैक्रो हैं, लेकिन लिपिड का जो मॉलिक्यूल है वो मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है, वो क्या है, माइक्रो है। आगे आओ, है मॉलिक्यूलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन एंड एबव। चलो ये देखो, इसमें इसको हाईलाइट करो, क्या कह रहा है, 18 से 800 डाल्टन का रेंज है। इसमें देखो, यहां देखो, हमने तो रफली एक मानक बनाया है, अब हमें एनसाइक्लिक लाइनों पे तो फोकस करना होगा। तो 18 से 800 डाल्टन किसके लिए, माइक्रोमोलिक्यूल्स के लिए। वही दूसरी ओर ये देखो, माइक्रोमोलिक्यूल के लिए क्या बोल रहा है, 10,000 डाल्टन या उससे ज्यादा, 10,000 डाल्टन या उससे ज्यादा भी हो सकता है। जब डीएनए का मॉलिक्यूल और जब हम एंजाइम पढ़ेंगे तो आपको मॉलिक्यूलर वेट जब बताएंगे तो वो मॉलिक्यूलर वेट क्या है, लाखों में रहेगा, है ना, मतलब लाख डाल्टन से 10 लाख डाल्टन, है ना। ये तो सिर्फ कितना बोल रहा है, 10,000 या 10,000 से ज्यादा, है ना। वो जो हमने मानक बनाया है 1,000 से ज्यादा, वो गलत नहीं है, लेकिन मैं अब आपको इस बात में एनसीईआरटी की लाइन याद कराने जा रहा हूं। और क्या मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो माइक्रो मॉलिक्यूल पे उसका रेंज क्या है, 18 से लेके 800 डाल्टन। और वही दूसरी ओर ये कितना हो सकता है, 10,000 या उससे ज्यादा। हमने ये नहीं कहा कि 1,000 से ज्यादा जो है वो मैक्रो नहीं है, लेकिन अब एनसीईआरटी की लाइन याद करने के लिए हम क्या बोल रहे हैं, 10,000 डाल्टन या उससे अधिक। आगे आगे, हाँ, chemical compound found in living organisms are 2 टाइप, है ना। अब 2 प्रकार के कौन से होंगे, माइक्रो और मैक्रो, ये तो 2 प्रकार होंगे। आ गया, ये देखना, द मॉलिक्यूल्स इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, कौन सा है इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट की रिटेंटेड, हाँ, रिटेंटेड, विद द एक्सेप्शन ऑफ, विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड आर पॉलीमेरिक। एकदम क्लियर है ना, क्या कह रहा है कि एसिड इनसॉल्युबल पुल में रिटेंटेट में जो कंपाउंड है वो क्या है, वो पॉलीमेरिक है, लेकिन इसका अपवाद क्या है, लिपिड, मतलब लिपिड पॉलीमेरिक नहीं है, लिपिड क्या है, मोनोमेरिक। क्लियर है ना ये, आगे बढ़ते हैं। ओके, देन व्हाई डू लिपिड whose molecular weight do not exceed 800 डाल्टन, है ना, हमने नोट भी कराया था कि लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या है, 800 डाल्टन से ज्यादा तो है ही नहीं,
या तो मैक्सिमम 800 डाल्टन होगा या 800 डाल्टन से क्या है, कम। तो जाहिर सी बात है वो मैक्रो तो है नहीं, वो है क्या, माइक्रो मॉलिक्यूल। क्या माइक्रो मॉलिक्यूल, कम अंडर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, दैट इज माइक्रो मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन। सही बात है। मॉलिक्यूलर वेट जो है वो तो 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं है। कहां होना चाहिए था, हाँ कहां होना चाहिए था, फिल्ट्रेट में, लेकिन है कहां, रिटेंटेट में। किसके साथ, माइक्रो मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन के साथ। ठीक। लिपिड्स आर इंडेड स्मॉल मॉलिक्यूल, सही मायने में तो लिपिड जो है वो क्या होता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल होता है, मोनोमेरिक होता है। ठीक। कंपाउंड एंड आर प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच बट आल्सो अरेंज इनटू स्ट्रक्चर लाइक सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन। तो मॉलिक्यूल जो लिपिड का है वो लिपिड के फॉर्म में तो पाया ही जाता है सेल में, लेकिन हाँ वो स्ट्रक्चर भी बनाता है लिपिड। आप पढ़े हो सेल मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर। तो वो कंपाउंड जो लिपिड का है वो सेल में तो पाया ही जाता है, साथ में वो स्ट्रक्चर भी बनाता है। तो कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है, कौन सा बनाता है, सेल मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल के मेम्ब्रेन। अब ध्यान से सुनिएगा, ये आपको याद कराया था। जब हम टिश्यू को ग्राइंड कर देते हैं तो सेल स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। सेल मेम्ब्रेन और दूसरे जो ऑर्गेनेल के मेम्ब्रेन है वो टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, टूट जाते हैं, है ना। और क्या बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, वेसाइकल बना लेते हैं। और ये वेसाइकल क्या है, वाटर इनसॉल्युबल है। डायग्राम से दिखाया था, नोट किया है इसको, इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप याद रखिएगा। जैसे कहेगा कि लिपिड का जो मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज्यादा तो नहीं हो रहा है, वो क्यों मैक्रोमॉलिक्यूलर फ्रैक्शन में आ रहा है, तो कहोगे जैसे हम टिश्यू को ग्राइंड करते हैं छोटे छोटे वेसाइकल बन जाते हैं और ये वेसाइकल वाटर इनसॉल्युबल है, इसी वजह से ये कहां रह जाता है, कहां रह जाता है, एसिड इनसॉल्युबल पूल में रह जाता है। और इसी वजह से किसके साथ है, माइक्रोमॉलिक्यूलर फ्रैक्शन के साथ है। ठीक। ये देखो ये भी ट्रू एंड फॉल्स में दिया जाता है, लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली, नहीं है भाई, है ना, है ही नहीं, वो क्या है, वो तो माइक्रोमॉलिक्यूल है। अब कारण क्या है मैक्रोमॉलिक्यूलर फ्रैक्शन के साथ पाया जाने वाला, ये तो हमने बता दिया, क्या कारण है, वेसाइकल बना लेना, वेसाइकल बना लेना। आगे आइए, ये भी नोट कराया है, ध्यान से सुनिए। एसिड सॉल्युबल पूल किसको रिप्रेजेंट करता है, साइटोप्लाज्म। सब कुछ नोट करा दिया था उसी पेज पे जो अभी आपने समराइज किया था। बस मैं उसको पढ़ के बस दिखा रहा हूं कि हाँ सब आपको बता दिया। मैक्रोमॉलिक्यूलर मैक्रोमॉलिक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल, ये क्या बनाते हैं, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। ठीक है ना, टुगेदर दे रिप्रेजेंट, मतलब दोनों मिल करके, कौन दोनों, माइक्रो प्लस मैक्रो, दोनों मिलके किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले जो केमिकल कंपाउंड। तभी तो बोल रहे थे दो प्रकार के, कौन कौन सा, माइक्रो और मैक्रो। पूरा नाम बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। जरा ये, तो इससे पहले एक हमने नोट डाला था, है ना, जहां पे आपको याद कराया था, चाहे लिविंग मैटर हो चाहे नॉन लिविंग मैटर हो, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है ना। उस नोट में आगे आइए, बढ़िए और लिखिए जरा, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। तो अगली लाइन, और ये भी बेहद इंपॉर्टेंट, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, ये कॉलम आपके सामने है, जल्दी से याद करिए, बताइए फिर आगे बढ़े। क्या याद करने जा रहे हैं, क्या याद करने जा रहे हैं, जैसे ये हमने एक सेल बना लिया समझने के लिए, ये इसका न्यूक्लियस वाला पार्ट है ना,
बाकी ये सब दूसरे क्या है इसमें, ऑर्गेनेल। ठीक है, बाकी इसी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड जो भी होगा, न्यूक्लिक एसिड जहां भी पाया जाए, ठीक है ना। इस पूरे सेल को एनालाइज कर रहे हैं और उस सेल के बनाने में क्या कंट्रीब्यूशन है, ये पूरा मास बनाने में, सेल का हिस्सा बनाने में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, ये आपको बताने जा रहा है। तो कंट्रीब्यूशन में देखिए, सेल बनाने में वाटर का क्या कंट्रीब्यूशन है, कितना हिस्सा है। तो इस पूरे सेल का 70 to 90% क्या है, वाटर। अभी समझ गए हम क्या याद करने जा रहे हैं? अगर समझ चुके हो तो जल्दी से याद करके दिखाओ। बताओ जल्दी भाई, क्या कर लिया है, क्या कर लिया, बता लोगे? हाँ? जल्दी से डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ। वाटर कितना, हाँ, 70 to 90%, है ना। फिर कितना, 10 to 15%। न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%। कार्बोहाइड्रेट कितना, लिपिड, आयन कितने, सबने याद कर लिया, नहीं बता पाओ, बता लोगे, याद हो गया, बता लोगे, बता। 3 2 1, 1 2 3, ठीक है ना। चलो, तो मैक्सिमम क्या है, वाटर 70 to 90%। प्रोटीन 15, 10 से 15, ठीक है ना। इधर आ, 5 से 7, 3 2 1, 3 2 1। क्या लिखा आपने, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, हाँ इसी के नीचे ऐसे लिखते हैं, जैसे मैं नोट कर रहा हूं वैसे ही नोट करिएगा। वाटर सबसे ज्यादा था, है ना। फिर बताओ, सोए हुए आप, प्रोटीन। आगे बताओ, न्यूक्लिक एसिड, हाँ, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, आयन, यही ना, परसेंटेज बोलो। 70 to 90%, 10 to 15%, 5 to 7%, 3%, 2%, 1%। तो ये एक सवाल आपको याद कराया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। याद करने के लिए लिखा है, वाटर, प्रोटीन, क्या लिखा है, वाटर, प्रोटीन, नकली लिखा हुआ है।
नकली से हमारा ना फर्जी, जैसे तुम लोग फर्जी आदमी। न क ली, न क ली, एल आई। ओके, तो न क ली। ओके, आयन 1 2 3। न्यूक्लिक एसिड कितना? 46। ठीक है ना? प्रोटीन कितना? वाटर कितना? ठीक, ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है जल्दी से कॉपी करो। चलिए, तो कुछ सवाल आपको पहले याद करा रखे हैं, ये इसमें नया जुड़ गया, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो सवाल ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुन के ही आंसर करिए, ठीक है ना? मोस्ट मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड इन लिविंग मैटर। वाटर। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन लिविंग मैटर, ऑक्सीजन। तो पढ़ के करना रहेगा, क्या पूछ रहा है, ये नहीं कि मनमानी जो आपको याद है वो बता रहे हैं। ठीक है, 2 लाइनें जल्दी से लिखेंगे इसके नीचे, है ना? दोबारा रिपीट कर रहे हैं, और रिपीट इस वजह से कर रहे हैं कि गलत न हो, इस वजह से। तो लिखिए, मोस्ट एबंडेंट, मोस्ट एबंडेंट compound in living matter, most abundant compound in living matter, most abundant compound in living matter। हाँ, डैश दो, क्या आंसर है? हाँ, वाटर, है ना? नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आप मोस्ट abundant एलिमेंट, नेक्स्ट लाइन में लिखो, मोस्ट abundant एलिमेंट, मोस्ट abundant एलिमेंट इन लिविंग मैटर। या लिविंग टिश्यू बोलेगा या लिविंग सिस्टम बोलेगा, बात समझ रहे हो ना? लिविंग मैटर, डैश दो, क्या लिखने जा रहे हो? हाँ, ऑक्सीजन। O2 नहीं लिखना है, O2 मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है ना? हम क्या बताने जा रहे हैं? हम क्या बताने जा रहे हैं भाई? एलिमेंट की बात कर रहे हैं, है ना? इस वजह से O2 नहीं लिखना, पूरा ऑक्सीजन नोट करना है, ठीक है? चलिए, तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है ना? आसान है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ सकता है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ सकता है, याद रखिएगा, है ना? अभी आपको बहुत आसान लग रहा है, जब अगर दोहरा के नहीं जाएंगे ना पेपर में, यही सवाल क्या हो जाएगा, कठिन रहेगा। अब मिस हो गया तो समझ लो आसान सवाल है। चलिए, हाँ, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, और कोई ऐसा साल नहीं है जब यहां से सवाल ना आ रहा ना। मैचिंग कॉलम का बहुत हिट है ये, और हर साल सवाल आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यहां से सवाल ना हो, एकदम गारंटीड है। ठीक, तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट से सवाल आने हैं, एकदम पक्की बात है, ठीक है ना? तो इसको समराइज कराते हैं, इसको याद कराते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको आराम से आप याद करिए, फिर आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में।
जल्दी नोट करिएगा।
क्लियर? नोट कर लिया ना? चलो। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में। यहां से एक सवाल जरूर आ रहा है, गारंटीड है, ठीक है ना? तो ध्यान से समझिए और तुरंत याद करके बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहला सवाल यही कि प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट में कौन सा बायोमॉलिक्यूल है? प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट में कौन बायोमॉलिक्यूल है? हाँ, दोनों है, तभी तो हमने सबसे ऊपर बायोमॉलिक्यूल लिया है और उसके दो पार्ट किए। तो इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं तो आपको बाद में ये लगेगा कि जो कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, न्यूक्लिक एसिड था, लिपिड था, वो प्राइमरी मेटाबोलाइट है, और बाकी जो यहाँ पे अभी कुछ टॉक्सिन और दूसरे मटेरियल याद कराएंगे तो आपको लगेगा कि वो क्या है, वो जो है बायोमॉलिक्यूल नहीं है। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने देखिए क्या किया, सबसे पहले क्या लिखा है, बायोमॉलिक्यूल, और फिर अब उसके दो पार्ट कर दिए। क्या क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट और क्या, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक, तो पहला सवाल आपको यही याद करा रहे हैं, चाहे प्राइमरी मेटाबोलाइट हो या सेकेंडरी मेटाबोलाइट हो, दोनों क्या है, दोनों बायोमॉलिक्यूल्स है। तो सबसे पहली बात तो ये, इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मेटाबोलाइट जो है वो क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स हैं। ठीक बात है ये। अब इसमें सवाल आपको दिखाते हैं। तो जो प्राइमरी मेटाबोलाइट है वो सभी के सभी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो सबसे पहली लाइन क्या नोट किया है, फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसमें ये जरूर पाया जाएगा। किस बायोमॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट की बात कर रहे हैं। तो कहां पाया जाता है, सभी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। वहीं दूसरी ओर ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है ना? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, पढ़िए और ऐसे ही इसको याद करिए जैसे लिखा हुआ है। क्या लिखा है, प्लांट, फंजाई, माइक्रोब्स। प्लांट, फंजाई, माइक्रोब, है ना? कुछ फैमिली और कुछ जेनरा से जो बिलोंग करते हैं। तो क्या लिखा है, प्लांट, फंजाई एंड माइक्रोब ऑफ सर्टेन फैमिली एंड जेनरा। तो पहला सवाल क्या याद कराया, प्राइमरी मेटाबोलाइट सभी ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, जबकि वही सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहां मिलेगा, प्लांट में, फंजाई में, और प्लांट में, फंजाई में, और माइक्रोब्स हैं जो बनाते हैं इसको। दो सवाल क्लियर है? टोटल तीन सवाल आपको याद कराए। सबसे पहली बात कि दोनों बायोमॉलिक्यूल है, दूसरा ये सभी में पाया जाता है, और तीसरा ये प्लांट, फंजाई और माइक्रोब है, कुछ फैमिलीज और जेनरा के वहां पाया जाएगा। आगे, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट जो मॉलिक्यूल हैं, वो मॉलिक्यूल्स, वो बायोमॉलिक्यूल जो प्राइमरी मेटाबोलाइट हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे ऑप्शन क्रिएट करेगा, क्या लिखेगा, प्राइमरी प्रोसेसेस। ठीक है ना? प्राइमरी मतलब जीवन जीने के लिए एकदम नेसेसरी, प्राथमिक, जो जरूरी है, उसके बिना लाइफ स्पैन पूरा नहीं होगा। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जीवित ही नहीं रह सकता, मतलब ये जरूरी है उसके लिए। तो इसको क्या बोला जाएगा, ये बायोमॉलिक्यूल, प्राइमरी मेटाबोलाइट ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो हिस्सा लेते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं किनमें, प्राइमरी प्रोसेसेस में, जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म। यही प्राइमरी प्रोसेस है, इनके बिना सेल जो है लिविंग नहीं रहेगा, है ना? ये मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है ना, ऑर्गेनिज्म को जीवित बनाए रखने के लिए। तो बताओ प्राइमरी मेटाबोलाइट कहां हिस्सा लेता है, प्राइमरी प्रोसेसेस में, है ना? और इसी वजह से ये ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या करता है,
सहायता करता है। तो ये लाइन जैसे लिखी है ऐसे ही याद करो, ये सवाल के ऑप्शन। तो बताओ क्या लिखा हुआ है, कहां इन्वॉल्व होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट? हाँ, प्राइमरी है तो प्राइमरी प्रोसेस, तो प्राइमरी प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा और ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या करेगा, सहायता करेगा। यहां देखो ये प्राइमरी प्रोसेसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई योगदान इनका अब तक पता नहीं चला है, आगे पता लगेगा तो इसके बारे में बात की जाए। फिलहाल अभी तक अब हमें ऑप्शन में क्या टिक करना रहेगा कि प्राइमरी प्रोसेसेस में इनका कोई योगदान नहीं है, प्राइमरी प्रोसेस में ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं, प्राइमरी प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेते हैं, और इस वजह से ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ और डेवलपमेंट में इनका कोई योगदान नहीं है। तो कहेगा कि एक मेटाबोलाइट है, एक बायोमॉलिक्यूल है जो ऑर्गेनिज्म के प्राइमरी प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, लिपिड का मेटाबॉलिज्म, और ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। बताओ ये कौन सा मेटाबोलाइट है, प्राइमरी। जो नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, जो नहीं रोल प्ले कर रहा है, वो क्या है, वो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो अब इसमें आगे हमने क्या किया है, उन प्राइमरी प्रोसेस का नाम लिखा, जैसे पढ़ो, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म और लिपिड का मेटाबॉलिज्म, ठीक है, और भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन, वो सब इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी, है ना। अब मॉलिक्यूल के बारे में बताना होगा ना कि कौन है प्राइमरी मेटाबोलाइट। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन से बनने वाला एंजाइम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से सिंथेसाइज होने वाला हार्मोन, है ना। तो ये नहीं कि हमने प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड लिखा है तो बस आप यही समझें, नहीं, क्या लिखा है, कार्बोहाइड्रेट और क्या है, लिपिड, ये भी क्या है, ये भी जो है प्राइमरी मेटाबोलाइट में आएंगे, है ना। तो चारों जो मेजर फूड मटेरियल के हिस्से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड, ये चारों इन्वॉल्व हो रहा है, और इन्हीं चारों से सिंथेसाइज होने वाले एंजाइम आप जानते हो प्रोटीन ही है ना। हार्मोन, प्रोटीन भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है और लिपिड डेरिवेटिव भी हो सकता है, बाद में बात करेंगे। फिलहाल एक सिनेरियो बन गया होगा कि प्राइमरी मेटाबोलाइट कौन कौन से हो सकते हैं। तो यह प्राइमरी मेटाबोलाइट, इधर आओ, जब इनका ग्रोथ और डेवलपमेंट में रोल ही नहीं है तो आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं फिर? तो इनका ग्रोथ और डेवलपमेंट में रोल भले ही ना हो, देखो रोल कहां है, क्या लिखा हुआ है, इकोलॉजिकल रोल और इकोनॉमिकल। तो कहेगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट का क्या रोल है, क्या आंसर करोगे, इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल, इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल, ठीक बात है, ठीक बात है ना, ठीक बात है, इसे समझते हैं। जैसे हमें क्या मिला, रबर मिल जा रहा, गम, चिपकाने वाला गम, खाने वाला गम नहीं, है ना। तो रबर हो गया, गम हो गया, सेंट हो गया, ये सब जो प्लांट प्रोडक्ट है ना। तो कहीं ना कहीं से मिल रहे हैं, इसको हम बेच करके क्या कमाते हैं, पैसा बनाते हैं, तो कैसा हुआ, इकोनॉमिकल हुआ। ये देखना जरा, कोई टॉक्सिन है ना, और ये टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है, प्लांट, फंजाई और कुछ माइक्रोब्स है, ये टॉक्सिन क्या कर रहा है, दूसरे जीवों को मार डालेगा। तो अब कैसा असर हुआ, ये इकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ इसका। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट का क्या असर है, क्या असर है, इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल, यही रोल है ना। ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई योगदान नहीं है, प्राइमरी प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता, जो होता है वो तो प्राइमरी मेटाबोलाइट कहलाता है, जो नहीं होता है वही क्या कहलाता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहलाता है ना। और उस सेकेंडरी मेटाबोलाइट का कॉलम बना हुआ है, इसको बाद में देखते हैं, सबसे पहले इसको फिनिश करते हैं।
आ जाओ, अभी जो पढ़ा उसको मैं समराइज कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखो, फिर ये एग्जांपल आपको याद। क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं किसका, बायोमॉलिक्यूल। सच ए लिस्ट वुड हैव, अब आप लिस्ट बनाओगे तो हजारों के संख्या में कंपाउंड होंगे, जाहिर सी बात है ना। अरे बायोमॉलिक्यूल में माइक्रोमॉलिक्यूल भी आएगा और मैक्रो भी आएगा। माइक्रो में खुद ही जो है वो हजारों की संख्या में कंपाउंड है, तो कुल मिलाकर हजारों तो रहेंगे ही रहेंगे। एक सच ए लिस्ट वुड हैव थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडिंग अमीनो एसिड, शुगर, कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड पॉलीमराइज होके क्या बनता है, प्रोटीन। दूसरे भी होंगे, ठीक है, दैट आर गिवन इन सेक्शन 9.1। पेज पे जो कुछ बना है सब क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट। एनालाइज करते हैं क्या क्या है, ये क्या है, तो यार कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ये क्या है, अमीनो एसिड है, इनके पॉलीमराइजेशन से क्या बन जाएगा, प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया। ये क्या बना हुआ है, लिपिड। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और फैट हो गया। ये क्या बना है, हाँ, न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है, ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड। तो चारों चीजें इन्वॉल्व हो गई, क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड, यही तो नोट कराया था अभी। तो बताओ कौन से हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, यही तो बना है इससे। तो ये जो 9.1 है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ, चलो अब इसमें देखते हैं हम लोग। However, when one analyze plant, fungal and microbial cell, one would see thousands of compound other than these called primary metabolite। अगर आप प्लांट, यही तो नोट किया था, प्लांट, फंजाई और माइक्रोबियल सेल को कोई एनालाइज कर रहा है, वहां पर भी हजारों के संख्या में कंपाउंड क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। अभी हम माइक्रो और मैक्रो नहीं बोल रहे हैं, अभी हमने क्या कहा, प्राइमरी मेटाबोलाइट की बात की, वो भी हजारों के संख्या में है। और वहीं दूसरी ओर हम प्लांट, फंगस और किसी माइक्रोबियल सेल की एनालिसिस करें तब भी क्या है, तब भी जो है वो हम हजारों की संख्या में कंपाउंड पा सकते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट के अलावा, ठीक है ना। जैसे कि अल्कोलॉइड, फ्लेवोनॉइड, रबर, इसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स, कलर पिगमेंट, सैंड, गम, स्पाइसेस। और इन इन सभी मेटाबोलाइट को किस नाम से पुकारा जाएगा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो ये आपको याद कराया। बताओ सेकेंडरी मेटाबोलाइट आपको देखना हो तो किस सेल की एनालिसिस करोगे, बताओ यार, प्लांट, अरे यही तो नोट किया था यार, प्लांट, फंजाई प्लस माइक्रो ऑफ सर्टेन फैमिलीज एंड जेनरा, यही तो लिखा था, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। प्राइमरी मेटाबोलाइट में क्या लिखा था, ऑल ऑर्गेनिक, ऑल ऑर्गेनिक। तो बहुत सटीक समराइज किया है ना, उससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा, आना होगा तो इसी में आएगा। ये देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या क्या है, अल्कलॉइड है, फ्लेवोनॉइड्स हैं, रबर, इसेंशियल ऑयल है, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स भी क्या है, क्या बोला है, और क्या है, हाँ, कलर्ड पिगमेंट है, ठीक है ना, और क्या है, सेंट, और क्या है, गम, और स्पाइसेस, स्पाइसेस समझ लो ना, मसाले, ये सब क्या है, ये सब जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले ये हाईलाइट करो, पार्ट नोट तो करा लिया है फिलहाल, दोबारा ताकि जल्दी से याद हो। हाँ, और इसके बाद से इसको हाईलाइट करते हैं, alkaloid, flavonoid, rubber, essential oil, antibiotic, color pigments, and gum, spices, and these are called the secondary metabolites। इसको हाईलाइट करो, इसको हाईलाइट करो, इधर देखो, यहाँ देखो,
जबकि प्राइमरी मेटाबोलाइट हैव आइडेंटिफिएबल फंक्शन एंड प्ले नोन रोल इन, क्या लिखा है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। इसी को क्या बोले थे, प्राइमरी प्रोसेस, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल। वी डू नॉट एट द मोमेंट, अब तक हम समझ नहीं सके हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट का क्या कार्य या क्या रोल। प्राइमरी मेटाबोलाइट का कार्य हमें समझ में आ गया, क्या प्राइमरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में, प्राइमरी प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, लेकिन अभी इस समय तक हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट का क्या रोल और फंक्शन है ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये पता नहीं चल पाया, तो हम मानते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई उसका योगदान नहीं है। आगे आओ, चलिए, इन होस्ट ऑर्गेनिज्म, हाँ, हाउएवर मेनी ऑफ देम आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण के लिए कुछ उसमें से सहायक है। जैसे देखो, रबर, दवाएं हो गई, मसाले हो गए, सेंस हो गए, पिगमेंट हो गए, तो ये क्या हुआ, इकोनॉमिकल, क्या हुआ, इकोनॉमिकल हुआ। ठीक है, फ्रॉम सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ये क्या लिखा है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट, सब कुछ समराइज कर लिया, कुछ भी छूटा नहीं है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट। ठीक, अब इकोलॉजिकल कैसे होगा, एक एग्जांपल से बता दिया है ना, कि टॉक्सिन रिलीज हो रहा है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, क्षति पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, उसको किल कर देगा, ऑर्गेनिज्म का नंबर घटेगा, तो इकोलॉजी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। ठीक है, इकोलॉजी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। ठीक है, हाँ, अब आते हैं इसके सबसे मेन काम पे, और सबसे मेन काम है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट का लिस्ट है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट में ये सब है, पिगमेंट हो गए, है ना, एल्कलॉइड हो गया, टर्पिनॉइड हो गया, एसेंशियल ऑयल हो गया, टॉक्सिन हो गया, लेक्टिन हो गया, ड्रग हो गया, पॉलीमेरिक सब्सटेंस हो गया। मैचिंग कॉलम में बहुत धड़ल्ले से पूछा जाता है ना? तुरंत याद करिए, क्या याद करना है, हम कहेंगे बताना कि पिगमेंट्स में कौन से हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट, आपको बताना रहेगा ये। हम कहेंगे बताओ एल्केलॉइड्स में कौन है, तो आपको ये बताना रहेगा, मॉर्फिन कोडेन। हम कहेंगे बताओ टर्पिनॉइड क्या है, तो आप ये बताओगे। हम कहेंगे बताओ एसेंशियल ऑयल क्या है, तो ये बताओगे। हम कहेंगे टॉक्सिन, तो आप ये बताओगे। हम कहेंगे लेक्टिन, तो ये बताना रहेगा। ड्रग में ये बताना रहेगा, पॉलीमेरिक सब्सटेंस में ये बताना रहेगा। जितना जल्दी याद करोगे उतना तेजी से लेक्चर आगे बढ़ेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा। जल्दी याद करो, याद हो गया, हाँ, याद हो गया, तो याद हो गया। याद करो।
बताओगे? बता लोगे? बताओ। क्या पढ़ना हम लोग? बायो मॉलिक्यूल क्यों बता रहे हो? बायोलॉजी बता दो। क्या पढ़ना हम लोग? अभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट याद करने जा रहे हैं, है ना? याद कर लिया? तो पढ़ते हैं एक बार। चलिए ये देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं पिगमेंट्स के बारे में। कौन से पिगमेंट? कैरोटीनॉइड, एंथोसायनिन, ये पिगमेंट है ना, जिनकी वजह से, है ना, फ्लावर के डिफरेंट पार्ट का जो कलर होता है, जैसे, है ना, प्लांट के डिफरेंट पार्ट का जो कलर होता है, जैसे खास करके फ्लावर के कलर के बारे में बात करो, है ना, तो फ्लावर के जो पंखुड़ी है, पंखुड़ी समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? तो सेपल की पेटल, पंखुड़ी क्या है? पेटल है कि सेपल है? हाँ, पेटल, है ना, तो उसका कलर जो है इन्हीं पिगमेंट की वजह से, ठीक है ना, एंथोसायनिन। चलिए, तो पिगमेंट्स में क्या क्या बताओगे? कैरोटीनॉइड बताओगे, एंथोसायनिन बताओगे, है ना, जैंथोफिल आ जाएगा, ठीक है, क्लोरोफिल भी आ जाएगा। ये सब जो मॉलिक्यूल हैं, ये सब क्या बोले जाएंगे? पिगमेंट कहे जा रहे हैं, ठीक। यहाँ पे फिलहाल जब मैचिंग कॉलम यहाँ से बनाएगा तो यही दोनों एग्जांपल लिखेगा मैचिंग कॉलम में, तो पहले ये याद कर लो। तो बताओ पिगमेंट में क्या बता रहे हो? कैरोटीनॉइड और एंथोसायनिन। अगला आ जाओ, एल्कलॉइड की बात करो, मार्फिन और कोडिन, है ना। मार्फिन हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं, ऑपियोइड हम लोग पढ़ेंगे जब ह्यूमन हेल्थ पढ़ेंगे हम, वहां से भी हमेशा सवाल आता रहता है, ठीक। तो मार्फिन और कोडिन, ठीक, जैसे आपने हीरोइन का नाम सुना है, ठीक है, वो क्या है? ऑपियोइड ही है, मॉर्फिन ही है, ठीक है ना। ओके, अगला ये टर्पिनोइड, मोनोटर्पिन और डाइटर्पिन। इससे आसान क्या नाम लो? टर्पिन, आगे मोनो लगाओ, आगे डाई लगाओ, तो मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन, टर्पिनोइड। आगे आओ, अगला है इसेंशियल, हाँ, लेमन ग्रास साल, ठीक है, प्लांट का नाम है। आगे आइए, अगला क्या है? टॉक्सिन के बारे में बात करने जा रहे हैं, है ना। क्या क्या है? एब्रिन ऑफ रिसिन, तो रिसिन और एब्रिन क्या है? टॉक्सिन, ठीक है, जा रहे हैं ये। आगे आइए, अगला है लैक्टिन। क्या याद कर रहे हैं हम लोग? सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है। तो अगला नाम लैक्टिन का, तो लैक्टिन का एग्जांपल बताइए। कौन? कैनावेलिन, कौन? कैनावेलिन ए, तो बताइए लैक्टिन का क्या नाम है? कौन? कैनावेलिन ए, कौन? कैनावेलिन ए, इसका एग्जांपल लैक्टिन। और ऐसा हो नहीं सकता कि यहां से सवाल ना आए, हमेशा आ रहा है, हर साल आ रहा है ना, किसी भी साल गैप नहीं होता है, यहां से सवाल जरूर आता है। आगे आइए, ड्रग्स के बारे में बात करिए। हाँ, पिनब्लास्टिन एंड, हजारों की संख्या में जो मार्केट में जो भी ड्रग मौजूद है वो सब प्लांट प्रोडक्ट से बनाए जाते हैं। अब कितने ड्रग्स हैं इनके बारे में आगे बात करेंगे जब पढ़ेंगे इकोलॉजी तब, ठीक है। अभी अगर वो उसके बारे में बात करेंगे तो हमारा टॉपिक दूसरी ओर चला जाएगा। यहाँ देखिए, तो ड्रग्स में बिनब्लास्टिन एंड कुरकुमिन, ओके, पॉलीमेरिक सब्सटेंस, रबर, गम्स, सेलुलोज, ठीक है। चलो, बता लोगे?
जल्दी से याद करो, फिर आगे बढ़े। बताओ पिगमेंट्स में क्या बताओगे? कैरोटिनॉइड और अल्कलॉइड में मॉर्फिन और कोडिन, है ना? ठीक है, कफ सिरप आप लेते होंगे तो उसमें लिखा रहता कोडिन, ठीक है ना? चलो इधर आइए, अगला क्या है? मोनोटर्पिन एंड डाइटर्पिन, एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास, टॉक्सिन, रिसिन एंड एब्रिन, लैक्टिन, कॉन कानावेलिन ए, ओके, ड्रग्स, बिन ब्लास्टिन एंड कुरकुमिन, पॉलीमेरिक सब्सटेंस, रबर, गम, सेलुलोज। याद कर लियो? याद कर लिया? बता लोगे? हाँ, बता लोगे? पिगमेंट में अल्कलॉइड, मॉर्फिन, कोडेन, टर्पिनॉइड मैं बता दे रहा हूँ, मोनोडाइटर्पिन, है ना? एसेंशियल ऑयल, है ना? टॉक्सिन, एब्रिन एंड रिसिन, लैक्टिन, कॉन कानावेलिन ए, ड्रग्स, बिन ब्लास्टिन एंड कुरकुमिन, पॉलीमरिक सब्सटेंस, रबर, गम और सेलुलोज। बैठ जाइए। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट का जो कॉलम आप लिख रहे हैं ना, यहाँ पे नोट करना रहेगा, है ना? बस एक बॉक्स बना लीजिए, या अगर आप सीधे बुक पे नोट कर रहे हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद करने की जरूरत है ना? इस कॉलम पे जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करिए, है ना? आज ही इसको याद करना, अभी इसी वक्त तुरंत याद करिए। यहाँ से सवाल आ रहा है तो कम से कम इस चैप्टर से एक सवाल तो पहले फिक्स कर लें, यहाँ से एक सवाल जरूर आएगा। बता लोगे? तो मार्फिन और कोडेन कौन सी कैटेगरी है भाई सेकंड? हाँ, मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन, रिसिन, एब्रिन, रबर, गम, सेलुलोज, हाँ, ठीक है, एंथोसाइनिन, लेमन ग्रास ऑयल, हाँ, कौन कानावेलिन ए, हाँ, कोई छूटा नहीं ना? ड्रग्स कौन से हुए? बिन ब्लास्टिन एंड कुरकुमिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, जरूर याद करिएगा और तुरंत ही याद करिए। एक नोट डालिए तो इसको फिनिश करते हैं। एक ही दो लाइन नोट करनी।
ये देखिए, इसमें हमने ये लिखा है, ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। अरे उस कॉलम में यही लिखा है ना, क्या लिखा हुआ था? विनब्लास्टिन एंड कुरकुमिन, है ना, दो तो लिखा था। एक और इंपॉर्टेंट एंटी कैंसरस एजेंट का नाम आपको याद करा रहे हैं। एंटी कैंसरस के लिए एक और क्या टर्म है? एंटी नियोप्लास्टिक, है ना। कैंसरस ग्रोथ के लिए क्या बोलते हैं? नियोप्लाज, है ना। नियोप्लाज के लिए क्या बोला जाता है? ट्यूमर, गांठ बोली जाती है। तो एंटी कैंसरस बोलेगा या एंटी ट्यूमर बोलेगा या क्या बोलेगा? एंटी नियोप्लास्टिक कहेगा। तो दो तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। कौन से दो हमने पढ़ा है? विनब्लास्टिन और क्या पढ़ा? कुरकुमिन। ये तो हम पढ़ के आ रहे हैं यार, ऐसे देखो जैसे सुना ही नहीं, अभी तो पढ़ के आ रहे हैं। तो विनब्लास्टिन और कुरकुमिन। एक और तीसरा नाम नोट किया है, नाम क्या नाम है? टैक्सॉल। क्या नाम है? टैक्सॉल नाम। तो बताते हैं किससे प्राप्त होगा, ठीक ना। विनब्लास्टिन जिस प्लांट से प्राप्त होगा उसका नाम है कैथेरैंथस रोजियस। क्या नाम है? कैथेरैंथस, कैथेरैंथस, कैथेरैंथस रोजियस, इससे प्राप्त होगा। ये देखिए नाम है कुरकुमिन, और ये कहां मौजूद है? हल्दी में, ठीक है। टर्मरिक, नाम क्या है? कुरकुमा कुरकुमा लौंगा। तो हल्दी का नाम है क्या? टर्मरिक का क्या नाम है बताइए? कुरकुमा लौंगा नाम है। तो कुरकुमा से प्राप्त होने वाले का नाम क्या रख दिया गया है? कुरकुमिन, है ना। तो टर्मरिक यूज होता है, ठीक है, एंटी नियोप्लास्टिक के जैसे ना। तभी तो अमेरिका वालों ने क्या करा लिया था? हल्दी को पेटेंट करा लिया था, है ना। तो काफी दिनों बाद जब भारत के लोग जब जगे बाद में, तब उन्होंने जाके कहा कि नहीं, हल्दी का इस्तेमाल हम लोग सदियों से कर रहे हैं। जब हमारे यहाँ बहुत धुनाई हो जाती है कसके, तो दूध में हम लोग हल्दी मिला के पी लेते थे, है ना। तो काफी दिनों से यूज में है। और हल्दी का इस्तेमाल एक ड्रग के जैसे किया जाता है, एंटीसेप्टिक एजेंट के जैसे किया जाता है ना। कहीं कट गया, है ना, कहीं स्वेल कर गया, तो उसमें भी क्या करते हैं? हल्दी छाप देते हैं, ठीक है ना। और बाकी नया गुण इसका पता चला है, क्या है? एंटी कैंसरस एजेंट है। इसी वजह से इसको क्या है? पेटेंट कराने के लिए अमेरिका वाले पगलाए हुए थे, ठीक है ना। चलिए, तो कुरकुमिन कहां से? टर्मरिक से। नाम, हल्दी का नाम कुरकुमा लौंगा। तो कुरकुमा से प्राप्त होता है, इस वजह से नाम कुरकुमिन। तो विनब्लास्टिन, कुरकुमिन, दो तो हमने पढ़ा ही है, बस आगे नाम बताया कहां से प्राप्त होगा। तीसरा, टैक्सॉल। टैक्सॉल एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट से प्राप्त होता है। यह सब एंटी कैंसरस है ना। ये कीमोथेरेपी में यूज होने वाले ड्रग्स है कैंसर के। तो टैक्सॉल प्राप्त होगा जिस जिम्नोस्पर्मिक प्लांट से, उसका नाम देखिए, टैक्सस बकाटा। क्या नाम है? टैक्सस बकाटा और टैक्सस ब्रेविफोलिया। तो टैक्सस बकाटा और टैक्सस ब्रेविफोलिया से प्राप्त होने वाला ड्रग है ये। क्या नाम है इसका? टैक्सॉल। क्या नाम है? टैक्सॉल। ये तीनों कैसे एजेंट हैं? एंटी कैंसरस। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं सवाल, है ना। रोजियस, अच्छा रोजियम हो गया, तो सही करो भाई, ये रोजियस। कैथेरंथस रोजियस, कुरकुमा लौंगा। ये है टैक्सस बकाटा, बकाटू नहीं, टैक्सस बकाटा एंड टैक्सस ब्रेविफोलिया। ये क्या है? जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, यहां से प्राप्त होता है। क्या याद कराया आपको? एंटी कैंसर एजेंट। कितने याद कराए? तीन। कौन कौन सा? विनब्लास्टिन, कुरकुमिन और टैक्सॉल, ठीक है। हाँ, टॉक्सिन में कौन सा आपको याद कराया? रिसिन और एप्रिन, रिसिन और एप्रिन, ठीक बात है। तो टॉक्सिन में जो दोनों टॉक्सिन हम पढ़ रहे हैं, रिसिन और एब्रिन, ये दोनों
प्लांट से प्राप्त होने वाले। किससे प्राप्त होते हैं? प्लांट से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना? आपने देखा होगा कई पुरानी मूवीज में, आपने देखा होगा, है ना, तीर और धनुष चलाते हैं उसमें, है ना, और तीर का जो सबसे आगे वाला पॉइंटेड हिस्सा होता है उसको किसी लिक्विड में डुबोते हैं, है ना, उसके बाद से प्रहार करते हैं सामने वाले पे। जिस लिक्विड में डुबोते हैं वो क्या है? रिसिन और एब्रिन। ठीक है ना? तो ये जहर बहुत खतरनाक होता है, मार देता है। ठीक है ना? चलिए, तो टॉक्सिन में आपको याद कराया रिसिन और एब्रिन, इसको नोट कर लिया आपने? ओके, तो टॉक्सिन में आते हैं। टैक्सस बकाटा एंड टैक्सस ब्रेविफोलिया। ये क्या लिखा हुआ? रैट मतलब? हाँ, चूहा। ठीक है। माउस मतलब? रैबिट मतलब? और हेयर मतलब? HARE। यहाँ देखो, इधर पहले देखो रैट क्या लिखा है। T for toxin, R for resin, A for T for toxin, R for resin, A for abrade। ब्रैकेट बनाओ, लिखो जल्दी से। ठीक है ना? मार्फिन और कोडिन किस कैटेगरी में है? हाँ, ठीक है। लैक्टिन में आपको क्या याद कराया है? हाँ, कौन? कानावेलिन ए। ठीक है ना? तो आज इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन, फिर हम लोग पढ़ेंगे लिपिड, और न्यूक्लिक एसिड हम लोग पढ़ेंगे जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तब हम डीएनए और आरएनए के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम पढ़ के छोड़ देंगे फिर हमें दोबारा नया शुरू करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर बेसिस में, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो डायरेक्ट हम लोग जब मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ेंगे तभी हम लोग न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे। तो अभी इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और इसके अलावा हमें एंजाइम पढ़ना है इसी चैप्टर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट।